कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी पुराना लग रहा था। और उस घर के अंदर से काफी ज्यादा किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। अब हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोन शार्क ग्रुप के कुछ मेंबर्स एक पर्सन और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने एक आयरन हॉट स्त्री से उस पर्सन की एक पैर को काफी ज्यादा जला दिया था। और हम देखते हैं कि उस पर्सन के मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकल रहा था। और वो पर्सन उस ग्रुप के लीडर से कहता है कि हमें हमारा पैसा चुकाने के लिए थोड़ा समय और दे दिया जाए। लेकिन वो बॉस उससे कहता है कि जब कोई पर्सन किसी के पैसे नहीं चुका पाता है तो उसे उसके पैसे उसके ऑर्गन्स को बेचने के बाद चुका देने चाहिए। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा क्रिपी सी स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद वो बॉस उस पर्सन के गले को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस हॉट आयरन स्त्री से उस पर्सन के फेस को जलाने का ट्राई कर सोचता है। लेकिन इतने में ही वो देखता है कि उस पर्सन की वाइफ उस पर्सन के पीछे अपने फोन से किसी को मैसेज या कॉल करने का ट्राई कर रही थी। और इस चीज को देखकर वो बॉस तुरंत ही उस लेडी के हाथ से उसका फोन छीन लेता है। और वो कहता है कि आखिर तुम अपने फोन के साथ क्या कर रही थी, तुम किसको कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी। और वो बॉस उस लड़की के फोन को देखता है और वो उसमें देखता है कि वो अपने बेटे को मैसेज या कॉल करने की ट्राई कर रही थी, जिसमें उसका बेटा उससे कहता है कि आखिर आप कहाँ हो। और वो औरत अपने बेटे को ये कहने वाली थी कि बेटे यहाँ पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आओ। लेकिन वो इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाई होती है। और इस मैसेज को देखने के बाद उस लोन शार्क के बॉस के माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम दोनों को मारने पीटने से अब शायद कुछ नहीं हुआ, अब मुझे तुम्हारे बेटे के साथ ही थोड़ा सा खेल लेना चाहिए। और ये बात सुनकर उन दोनों के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जो करना है वो कर लो, बट प्लीज हमारे बेटे के साथ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने में वो बॉस अपने साथियों से कहता है कि इन दोनों के मुंह को अच्छे से बांध दो, जरा भी आवाज इनके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। और उसके साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो उन दोनों के मुंह को बांधने के बाद उन दोनों को भी एक दीवार से बांध देते हैं। और इतने में वो बॉस बोलता है कि लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पर आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे इस मंगा का मेन कैरेक्टर अपने घर के डोर पर आ चुका होता है। और ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कैंग सनवू है, इसलिए हम हमारे मेन कैरेक्टर को सिर्फ सनवू कहेंगे। सनवू दरवाजे को खोलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उन गुंडों ने उसकी माँ के मुंह पर हाथ रखा हुआ था और उसकी माँ मन में सोच रही थी प्लीज बेटे अंदर मत आओ, कहीं बाहर दूर भाग जाओ। लेकिन इतने में ही हमारा सनू गेट के अंदर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास वो सभी ग्रुप के गुंडे छुपे हुए होते हैं और वो सभी उसके अंदर आने का ही वेट कर रहे होते हैं। सिन्नू अपने शूज उतारते हुए बोलता है कि मैं घर आ गया हूँ। और वो अपने शूज उतारने के बाद अंदर की तरफ चलने लगता है। और सिन्नू के थोड़ा अंदर आते ही उस गैंग का एक मेंबर अपने बेसबॉल बैट से सिन्नू के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधे जाकर सिन्नू के सिर पे लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि सिन्नू को उसके अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है। और सिन्नू उस पर्सन के कंधे पे हाथ रखकर अपने दूसरे हाथ का पंच रेडी कर लेता है और वो उस पंच को उस पर्सन के फेस पर लैंड करा देता है। और भाइयों, इस पंच की पावर को देखकर मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये बंदा अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा होगा। और नेक्स्ट सीन में उस पर्सन को हमें जमीन पर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है उसका फेस, जिसे देखकर भाई मेरी बात तो सही साबित हो गई। ये बेचारा सच में अब किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। अब हमें उस बॉस का सीन दिखाया था जिसकी भाई इसे देखकर तो फट के चार हो चुकी होती है
और हमें दिखाया जाता है कि सिंबू काफी स्टाइल में वहां पर खड़ा हुआ होता है और भाई उसके ऊपर से काफी ज्यादा इंटेंस और रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर वो बॉस अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी देख क्या रहे हो, जाओ वो मार दो इसे जान से। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो पर्सन सिन्मू पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिसमें से एक पर्सन के अटैक को तो सिन्मू ने नीचे झुककर डॉज कर लिया होता है और वो दूसरे पर्सन पर अपना पंच लैंड करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो उस पर्सन के ऊपर अपने उस पावरफुल पंच को लैंड करा देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस एक ही पंच से उस पर्सन की 2 से 3 पसलियां टूट चुकी होती हैं और सिन्मू सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता है, वो अपने हाथ को फिर से पीछे से खींच लेता है और फुल स्पीड के साथ उस पर्सन की उसी जगह पर एक और अपना सबसे पावरफुल पंच लैंड कराता है और इस बार सिन्मू के पंच से उस बंदे की पसलियों के चूरमा बन चुका था भाई। एंड देन हमें उस पर्सन की बहुत ही दर्दनाक चीख दिखाई जाती है और इसके बाद एक तीसरा पर्सन आता है जो कि सिन्नू के ऊपर अपनी अटेम्प्ट करता है, जिसको सिन्नू बड़े ही आराम से अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपनी किक को रेडी करते हुए उस पर्सन की फ्लोर वाली किक पर लैंड करा देता है और भाई इसकी एक ही किक से उस पर्सन की पैर एल शेप में हो जाती है, यानी कि सीधी भाषा में उसके पैर के एल लग चुके हैं। और इतने में ही एक और पर्सन आता है जो स्टूल के साथ हमारे सिन्वू पर अटैक करता है और उसका अटैक सीधे जाकर हमारे सिन्वू के सिर पे जाकर लगता है, जिससे हमारे सिन्वू को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है और काफी ज्यादा ब्लड भी निकल आता है और फिर हमारा सिन्वू पीछे मुड़कर उस पर्सन की तरफ काफी गुस्से से देख रहा होता है, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर इसको हुआ क्यों नहीं है कुछ, सारा स्टूल भी टूट गया। और नेक्स्ट सीन में पर्सन सीधे उड़ता हुआ एक दीवार से लगकर दिखाया जाता है, जिसमें उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है और उसका बॉस तो भाई बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। भाई नेक्स्ट सीन में प्लीज इस पर्सन को ही देखना जो भी उड़ के आया था, कैसा लग रहा है। इसी सीन की कह रहा था, ऐसा नहीं लग रहा है इसके शरीर से इसकी आत्मा निकल के बाहर निकल चुकी है अभी। खैर छोड़ो, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और इसका बॉस कहता है आखिर ये है क्या, और फिर उस बॉस का ध्यान सिन्मू के बंधे हुए माता पिता के ऊपर जाता है और वो अपना हाथ सिन्मू के पिता के सर के ऊपर रखकर सोचता है कि अगर मैं इसके पिता के गर्दन की अपना चाकू रख दूंगा तो ये लड़का उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो ये बात सोचकर काफी कृपी सी स्माइल दे ही रहा होता है कि इतने में ही हमें दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में आयरन स्त्री थी वो उस बंदे के बिल्कुल चेहरे के पास आ चुकी होती है और सिन्मू ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर्सन के फेस पर उस स्त्री से इतना जबरदस्त पंच मारा कि उसका फेस दरवाजे के ही आर पार हो गया। बेसिकली भाई एक स्त्री ने उस पुरुष की माँ बहन एक कर दी और इसे देखकर सिन्मू के माता पिता भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जो सिन्मू ने किया था उसे देखकर तो भाई कोई भी हैरान हो जाए। अब हमें सिन्मू दिखाया जाता है जो कि अपने पंच को पीछे खींच रहा होता है और हमें उस बॉस का फेस दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे के बिल्कुल आर पार हो चुका था और उसकी हालत वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिन्मू ने उस लोन शार्क के पूरे ग्रुप की ही हालत खराब कर दी थी और उसके बाद में सिन्मू अपने माता पिता के पास जाता है और उन दोनों को खोलने लगता है और वो अपने माता पिता को खोलते टाइम कहता है अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूं तो आप लोगों को इतना ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए था। और इतना कहते ही सिन्धु जमीन पर गिर जाता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और नेक्स्ट सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर वो सभी लोन शार्क ग्रुप के मेंबर्स मौजूद थे और वो सभी दर्द में कर्रा रहे थे और वहीं पर हमें एक डॉक्टर और उसके साथ एक सस्पिशियस पर्सन को दिखाया जाता है और वो चश्मे वाला पर्सन उस लड़की से कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इन सब की इतनी बुरी हालत आखिर किसने की है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि इन सभी ने एक पर्सन की फैमिली को बांध कर रखा था और इन्होंने उस पर्सन के फादर को भी काफी ज्यादा मारा था और वो पर्सन एक हाई स्कूलर है जिसने इन सब को अकेले ही इतनी बुरी तरीके से मारा है।
और ये बात सुनकर तो वो चश्मे वाला पर्सन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें उस बॉस का सीन दिखाया जाता है, जिस पर उसका एक साथी आकर उसे बताता है कि बॉस, वो पर्सन जिसने आपकी ये हालत की है वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर वो बॉस बोलता है कि जाओ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और उसे जान से मार दो। जिस पर वो पर्सन काफी ज्यादा वियर्ड सी स्माइल देते हुए कहता है कि ब्लैक बियर पहले ही उस पर्सन को मारने के लिए निकल चुका है, तो बॉस आप चिंता ना कीजिए, वो पर्सन बहुत जल्दी मरने वाला है। ब्लैक बियर नाम सुनकर वो चश्मे वाला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस डॉक्टर से कहता है कि उस हाई स्कूलर लड़के का रूम नंबर क्या है। जिस पर लड़की उसे बता देती है कि वो रूम नंबर 202 में है। और नेक्स्ट सीन में हमें इमरजेंसी रूम लिखा हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद हमें हॉस्पिटल से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हम देखते हैं कि वो चश्मे वाला पर्सन काफी ज्यादा तेजी के साथ भागते हुए उसी रूम की तरफ भाग रहा होता है। और वो भागते हुए सोचता है कि अगर मैंने सही में ब्लैक बिलियर का नाम सुना है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ब्लैक बिलियर हमारे टॉप फाइटर्स में से एक है, जो कि अदर कैंडिडेट्स को वेरीफाई करने में हमारी मदद करता है। ना जाने ये बच्चा कैसे इस सब में इन्वॉल्व हो गया, मुझे इस स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो कैंग सिंह निंगो के रूम के बाहर आ चुका होता है और वो दरवाजे की खिड़की से अंदर जाकर देखता है। हमारा सिन्वी उस ब्लैक ब्लियर के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और वो ब्लैक ब्लियर जो पर्सन है वो हमारे सिन्वी से साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी वो काफी ज्यादा मस्कुलर बॉडी होती है। और नेक्स्ट सीन में वो ब्लैक ब्लियर कहता है कि इन लोगों ने मुझे कॉल कर कर एक हाई स्कूल के कचड़े के लिए बुलाया और वो डरावना सा लुक देते हुए कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है बच्चे, उसके लिए तो मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना। और नेक्स्ट सीन में वो ब्लैक बिलियर अपने माइंड में सोचते हुए कहता है कि मुझे देखने के बाद भी ये बच्चा इतनी ज्यादा शांति से कैसे खड़ा है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में हमें सिन्हू को दिखाया जाता है, जो कि अपने ही हाथ से उस नीडल को निकालते हुए काफी ज्यादा बेडस लुक दे रहा होता है। और उसके बाद में वो ब्लैक बियर सिन्हू पर अटैक करते हुए बोलता है कि तो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि डर किस चिड़िया का नाम है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सिन्हू ने भी काफी स्पीड के साथ अपना पंच उसकी तरफ अटैक करने के लिए मार दिया होता है, और जिसे देखकर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ब्लैक बियर ने हमारे सिन्हू के सर के ऊपर अपना अटैक कर दिया होता है और हमारा सिन्हू सीधे जाकर जमीन से लगता है और उसके चेहरे से ब्लड भी आने लगता है, जिसे देखकर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट सीन में ब्लैक बियर बोलता है कि बच्चे, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि तुम कितने ज्यादा पागल हो। अगर तुम अपनी खुली आंखों से भी मेरे ऊपर हेड ऑन अटैक करने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें आराम से टेक डाउन कर दूंगा। और वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें इस अटैक के साथ मर ही जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे सिन्हू को उड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सिन्हू उठते हुए बोलता है कि तुमने अपनी औकात के हिसाब से काफी ज्यादा बोल दिया है, जिसे सुनकर वो ब्लैक बियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से सिन्हू पर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ, यही सब तो इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। और वो चश्मे वाला पर्सन बाहर से देखकर सोचकर बोलता है कि क्या ये अब उस बच्चे को मारने वाला है, मुझे जाकर इन्हें जल्दी से रोकना होगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे सिन्नू ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो घूमते हुए एक काफी पावरफुल मार्शल आर्ट वाली किक उस ब्लैक बियर के फेस पे मार देता है, जिसे देखकर भाई वो चश्मे वाले बंदा फिर से हैरान। एंड हमें ब्लैक बियर का सीन दिखाया जाता है कि इस किक से उसकी हालत भी काफी ज्यादा पतली हो चुकी थी और वो जमीन की तरफ गिरने ही वाला था, जिसे देखकर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि ब्लैक बियर किसी के सामने टेक डाउन हुआ हो। और भाई वाकई में ऐसा ही हुआ होता है, उस ब्लैक बियर ने अपने हाथ से खुद को जमीन पर गिरने से रोक लिया होता, जिसे देखकर वो चश्मे वाला बंदा अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सुना था, कोई भी पर्सन ब्लैक बियर को इतनी जल्दी टेक डाउन तो नहीं कर सकता। इवन कोई कंट्री का बड़ा से बड़ा फाइटर भी ब्लैक बियर को एक किक में टेक डाउन नहीं कर सकता है। एंड वो ब्लैक बियर
एक खतरनाक सी स्मेल देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं एक हाई स्कूलर की किक को खाने के बाद जमीन पर गिर जाऊंगा। और वो बेचारा इतना कह ही रहा होता है कि इतने में हमारा सिन्हू काफी स्पीड के साथ आता है और उसके फेस पर एक और जबरदस्त पंच दे के मारता है, जिससे वो जमीन पर टेक डाउन हो जाता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। और इस पंच को देखने के बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि ये बात है आखिर क्या सेंस बनाती हैं। और हमारा सिन्हू यही नहीं रुकता, उसके चेहरे पर पंच पे पंच मारे ही जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने पंच खाने के बाद भी वो ब्लैक बियर काफी ज्यादा स्माइल करता है और वो हमारे सिन्हू को अपने दोनों हाथों से बैक से पकड़ लेता है। और वो बोलता है कि अब मैं एक हाई स्कूलर के ऊपर अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो चश्मे वाला बंदा इसे देखकर बोलता है कि नहीं, ये ब्लैक बियर का अल्टीमेट मूव बोन क्रशर तो नहीं हो सकता, और अगर ये वही अटैक है तो मुझे इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। और वो अपने हाथों को काफी ज्यादा टाइट करते हुए बोलता है कि ये अब काफी ज्यादा रिडिकुलस होने वाला है। और वो चश्मे वाला बंदा दरवाजे को खोलकर स्टॉप होने को बोलता है, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि जब तक उस ब्लैक बियर ने अपना उस अटैक को परफॉर्म कर दिया होता है। और वो चश्मे वाला बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक बियर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि ये चीजें आखिर किस तरीके का सेंस बना रही हैं। मैंने अपनी पूरी पावर के साथ अपने अल्टीमेट मूव को परफॉर्म किया है। इतने में हमारा सिन्हो उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उठने की कोशिश करता है और ये देखकर वो ब्लैक बियर बोलता है कि तुम आखिर अभी भी कैसे मूव कर पा रहे हो। तुम्हारी हड्डियां अभी भी सही सलामत हैं। इस बार मैं तुम्हारी हड्डियों को पूरे तरीके से चकना चूर कर दूंगा। लेकिन हमारा सिन्मू अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी अपर बॉडी को ऊपर करता है और वो ब्लैक बियर बोलता है कि आखिर आखिर तुम टूट क्यों नहीं रहे हो। और हमारा सिन्मू अपने सिर को उस ब्लैक बियर के सिर में धे मारता है और इस मूव के साथ उस ब्लैक बियर के दो तीन दांत भी टूट चुके होते हैं। और वो कहता है कि आखिर तुमने अपनी हड्डियों को किसी और मेटल के साथ बदलवाया है क्या। लेकिन हमारा सिन्नू तो भाई कुछ भी सुनने के मूड में था ही नहीं। अपने सिर को उसके मुंह में धीमा बार बार लगातार मारे ही जा रहा था, जिससे उसकी हालत भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ये देखकर वो चश्मे वाला बंदा आता है और कहता है कि बस करो, वो अब कब का ही टेक डाउन हो चुका है, वो अनकॉन्शियस है इस समय पर, क्यों मार रहे हो उसे बार बार, मर जाएगा वो। और वो सिन्नू से कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, खुद को शांत रखो। और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो इस मैटर को रफा दफा करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। और वो किसी को कॉल मिलाते हुए कहता है कि रूम नंबर 202, बिल्डिंग बी, हेड ट्रोमा एक्सीडेंट केस, प्लीज हैंडल इट। जिसे सुनकर हमारा सिन्नू कहता है कि आपते हुए कहता है कि फिर तुम कौन हो, क्या तुम भी इसी के साथ ही हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि वेल, मैं सोच रहा था कि मैं अब तुम्हारे साथ टीम अप कर लूं। जिस पर हमारा सिन्नू कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास करने लग रहे हो। इतने में ही दरवाजा खोलकर कुछ सस्पिशियस लोग आते हैं जो जिन्होंने अजीब तरीके के सूट्स पहने हुए होते हैं। और वो अंदर आकर उस चश्मे वाले पर्सन से कहते हैं कि हमने कंफर्म कर लिया, क्या हम इस कचड़े को अब साफ कर सकते हैं। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि हाँ, जल्दी से स्टार्ट कर दो, वरना ये ब्लैक बियर होश में आ गया तो काफी ज्यादा हंगामा खड़ा करेगा। और सिद्धू हमारा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है कि वो सभी लोग उस ब्लैक बियर को उठाकर ले जा रहे होते हैं। और हमारा सिद्धू कहता है कि तुम सब। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन हमारे सिनेमा को एक कार्ड देते हुए कहता है कि ये वो है जो तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। और हमारा सिनेमा उस कार्ड को लेकर देखता है और वो चश्मे वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा करने को, तुम्हें बस फाइट करनी। जिस पर सिनेमा उस कार्ड को अपने हाथ से मसलते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। और वो इस कार्ड को डस्टबिन में फेंक कर जाने लगता है। और जाते हुए सिन्वू कहता है कि तुम किस प्रकार के स्कैम में मुझे फंसाना चाहते हो। जिस पर वो पर्सन सिन्वू को जाते हुए देखता है और कहता है कि विचार विचार को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही परिस्थितियां हाथों से बाहर जाने लगती हैं, विचार खुद ब खुद ही बदल जाते हैं।